सीबीएसई एग्जामिनेशन, ये सीबीएसई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बाकी है ही नहीं है। बहुत पहले ये सीबीएसई के अंदर पूछे जाते थे, अब ये आपके पास पूछे नहीं जाते। तो हम करना क्या चाह रहे हैं आजकल? आज बच्चे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, विच इज कॉल्ड दी थिन फिल्म। आपके पास थिन, आपके पास यहां पर फिल्म, थिन फिल्म इंटरफेस, थिन फिल्म इंटरफेस बच्चे हमारे पास। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो हमारे पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस की फिनोमिना को हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की और पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ होती है? ये होती है बच्चा हमारे पास जब आप किसी पानी के ऊपर किसी ऑयल की लेयर को डाल दो, तो जो आपको 7 कलर नजर आते हैं, 7 कलर्स मैं मुंह से बोल गया, आपको जो कलर्स नजर आते हैं, आपको वही कलर्स नजर आते हैं बेटा जिनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो आप बोलते हैं ये थिन फिल्म के आपके पास इंटरफेरेंस है। जो थिन फिल्म के हमारे पास इंटरफेरेंस है वो जेई एडवांस या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, इसका सिर्फ हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना। और कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे हमारे पास, कि अगर इफ अ रे, हमारे पास इफ द लाइट, हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है कि इफ अ लाइट, अगर मेरे पास एक लाइट है बच्चे आपके पास रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, अगर एक लाइट डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है, अगर एक लाइट डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है पीछे की तरफ, द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, the phase difference of pi, the phase difference of pi or path difference of lambda by 2, or the path difference of lambda by 2 is introduced. Path difference of lambda by 2 is introduced. ये हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे की तरफ लेके चलेंगे, जिससे सारा का सारा फंडामेंटल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये +1 का हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये +2 का नहीं, +1 का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, और बच्चे हमारे पास हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं ऑफ अ वेव को हम समझते हैं। लेकिन मेन कंसर्न हमारे पास यहाँ पर 3 चीजों से, इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और बच्चे ट्रांसमिशन। जब एक वेव जाकर किसी बाउंड्री पे हिट करती है, तो वो डेंसर से रेरर जा सकती है या रेरर से डेंसर की तरफ को आ सकती है। यानी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि ये मेरे पास यहाँ पर एक बाउंड्री है और इस तरफ मेरे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम, और मेरे पास यहाँ पर आपके पास रेरर मीडियम है। लाइट जब हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल करती है, तो ये लाइट आपके पास इस तरीके से अपने पाथ को चेंज कर जाती है। अब हम इसको रिफ्रैक्टेड लाइट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। ये हमारे पास है ट्रांसमिटेड लाइट, और यहां से लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट थी, तो याद रखना जैसी ये लाइट स्ट्राइक करके यहाँ पर जाएगी, इसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसको ऐसा भी बोला जाता है कि आप हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बाउंड्री पर टकराकर अगर वापस आते हो, तो आपके अंदर λ/2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो ऐड अप हो जाता है। सर रिफ्रैक्टेड क्यों था, अभी हमने ट्रांसमिटेड क्यों लगा दिया? नाम ले लिया गया बच्चे हमारे पास, इसमें नाम ले लिया गया बच्चे हमारे पास, इसके अंदर से और कोई ज्यादा वजह नहीं है बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ गया, अगर यहाँ पर मेरे पास डेंसर है और मेरे पास यहाँ पर रेरर मीडियम, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये लाइट हमारे पास इस तरीके से जाकर आपके पास ऐसे जाती है, तो रेरर मीडियम के अंदर ये थोड़ा इस तरफ को जाती है। कुछ लाइट आपके पास ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड मानी जाती है, और कुछ लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। और यहाँ पर आपके पास नो चेंज और नो फेज शिफ्ट, यहाँ पर आपके पास नो चेंज इन द फेज, यानी कि आपके पास इसके अंदर फेज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो वेव है
वो वेव एक रेरर मीडियम को जाके टकरा, जब वेव रेरर मीडियम को टकराकर कुछ पोर्शन पीछे आएगा, नो फेज शिफ्ट, लेकिन अगर डेंसर से टकराकर वापस आएगा, डेंसर से टकराकर वापस आएगा, देन हमारे पास वहां पर λ/2 का फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास इंसिडेंट है, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड है, और ये मेरे पास ट्रांसमिटेड है। ये मेरे पास इंसिडेंट है, ये मेरे पास आपके पास रिफ्लेक्टेड है, और ये टी मेरे पास ट्रांसमिटेड है। इन चीजों को समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और वो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था। हमने एक रेक्टेंगुलर शेप की क्या ले ली बच्चे, एक थिन फिल्म ले ली। बोलो आयुष, बोलो बच्चे, बोलो। मैं पूछ रहा था कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग है? आप कह सकते हो बच्चे कि हाँ, कल मैंने जो न्यूमेरिकल करवाए थे तो उसके अंदर से आपके पास थोड़ा सा बच्चे एक आधा क्वेश्चन उसमें एसोसिएट हो, क्योंकि कल तो कोई थ्योरी करवाई नहीं हुई थी, कल सिर्फ मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे जो सीबीएसई और आईआईटी एडवांस वगैरह के अंदर पूछे गए थे, तो मैंने सिर्फ वही करवाए थे बच्चे। ठीक, तो आज आप इसके ऊपर कर सकते हो, ये +1 से ज्यादा एसोसिएटेड। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास क्या आ गया, एक मीडियम आ गया, और इसके मीडियम के हमारे पास कोई ना कोई थिकनेस भी होगी। तो हमारे पास इस मीडियम के आपके पास थिकनेस है। अब ये एक्सप्लेन किया गया कि हम जब भी किसी सोप बबल को देखते हैं तो हमको उन पे कलर नजर आते हैं। वो कलर क्यों नजर आते हैं? तो बोले इंटरफेरेंस की वजह से। कैसे? अगर लड़कियां नेल पेंट लगाती हैं तो वो नेल पेंट बच्चे चमकता कैसे? हम क्रीम लगाते हैं तो हमारा चेहरा चमक जाता है। कैसे? क्या वजह? फिल्म। यहाँ पर ये फिल्म की जो साइज है वो बहुत बड़ी नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ये मिलीमीटर, ये बच्चे मिलीमीटर के आसपास की बच्चे इसकी थिकनेस होती है, डी। और लाइट हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट होती है, म्यू आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट होती है। फोकस करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद कहानी का पूरा मतलब आपको समझ में आएगा। ये लाइट आई और ये लाइट आपके पास नीचे गई, ये लाइट आपके पास यहाँ पर नीचे जाती है, फिर उसको नीचे एक और आपको बाउंड्री यहाँ पर नजर आती है, और फाइनली ये लाइट यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये हमको पहले भी पता है, लेकिन क्या चीज अब यहाँ पर हो रही है, यहाँ से लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी लाइट का कुछ पोर्शन आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पर दोबारा से ये लाइट इस मीडियम के अंदर पहुंचती है, और फाइनली ये हमारे पास ट्रांसमिट हो जाती है। तो अब इस सिस्टम को एक नाम दिया गया, इस सिस्टम को बच्चे नाम दिया गया रिफ्लेक्टेड सिस्टम। रिफ्लेक्टेड सिस्टम, बोलो बच्चे। सर 1 मिनट, एरोस डाल दो, कहाँ से लाइट आ रही है? बेटा अभी मैंने पूरा कंप्लीट किया ही नहीं ना बच्चे, अभी तो मैं बना रहा हूँ बच्चे। हमारे पास यहाँ पर ये नॉर्मल है N1, ये नॉर्मल है N2, ये नॉर्मल है मेरे पास N3, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर लाइट आपके पास यहाँ से जा रही है, ये ट्रांसमिट होके यहाँ पहुंच रही है, और हमारे पास ये लाइट ट्रांसमिट होके यहाँ पहुंची, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई। तो टेक्निकली ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई, एक बॉटम में से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। अब इमेजिन करो, जो सोप बबल आप देखते हो जो कि एक पेज से भी छोटा है, जिसकी विड्थ एक पेज से भी छोटी है, उसकी भी कोई ना कोई विड्थ होगी, और उसमें से भी लाइट दो जगहों से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, एक टॉप बाउंड्री से, एक बॉटम मोस्ट बाउंड्री से, है या ना? और हमारे पास यहाँ पर ये लाइट को आप ट्रांसमिटेड मान लेंगे, हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं T1 का, ये ट्रांसमिट होके यहाँ पर पहुंच गई। अब एक ऑब्जर्वर जो कि यहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ पर फ्रिंजेस देखता है, लेकिन कलरफुल पैटर्न देखता है, वो बड़े कलरफुल पैटर्न से यहाँ पर फ्रिंजेस को देखता है, और वो बच्चे यहाँ पर कलर क्यों देखता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानते हैं। हमारे पास ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं इन एंगल्स को देखना भी चाहूं, तो ये एंगल आपके पास इतने छोटे होते हैं बच्चे के, नियरली आपके पास इग्नोरेबल होते हैं, मतलब कि आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मेरे पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस के, पाथ डिफरेंस के पॉइंट एक ही है, मेरी लड़ाई एक ही चीज से, पाथ डिफरेंस के, पाथ डिफरेंस के। ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम की कहानी हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर R1
और R2 इन दोनों के बीच की इंटरफेरेंस देख रहे हैं जो हमारी आंखों पे आ रही है। ये लाइट जो आपके पास टकराकर पहले ही आपके आंखें के पास आ गई और नीचे वाली लाइट जो है एक बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। अब देखा जाए तो हमारे पास इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, आपके पास पाथ डिफरेंस, और हमारे पास यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ नीचे वाली में हुआ। अब नीचे वाली का जो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि ये म्यू आपके पास क्या हो रहा है बच्चे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में हो रहा है, तो हम यहाँ पर कल परसों सीख चुके हैं बच्चे। अब कोई बच्चा बोलता है सर आप एंगल ले लीजिए, देखो एंगल इग्नोरेबल है। अगर आप देखें तो ये एंगल इतने छोटे हैं कि आप अप्रोक्सीमेटली बच्चे ये जो लेंथ है, मैं लेंथ का नाम दे देता हूं, आप ए से बी गए, बी से आप सी आए, यहां पर आप ए से बी गए म्यू इंटू डी, आप बी से सी आ रहे हो म्यू इंटू डी। सर आप आर का फैक्टर क्यों नहीं ले रहे हो? यार देखो वो इतना छोटा है, दिखाया आपको बड़ा जा रहा है, लेकिन टेक्निकली वो बहुत बड़ा एंगल नहीं है, वो बहुत बड़ा एंगल नहीं है, वो बहुत छोटा सा आपके पास एंगल। क्लियर होगी बात? अब यहां पर हमको पहले बात तो ये समझ में आती है, सबसे पहले ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जैसे ये टकराकर ऊपर गई, ये लाइट कहां से कहां पे टकराई बताओ, शाबाश, यहां पर रेयर से डेंसर की तरफ। जैसे ये टकराएगी यहां पर कितने का पाथ डिफरेंस आ जाएगा बताओ, λ/2 का। ये नीचे जाने वाली लाइट के साथ λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर जाएगी। बोलेगी मेरा और तेरा अब फेज शिफ्ट हो गया λ/2 का, नीचे वाली जो जा रही है। अब नीचे वाली लाइट नीचे गई, टकराई और टकरा के वापस आई, तो बच्चा बोलता है, अब बच्चा बोलता है सर यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस होगा? नहीं, क्योंकि लाइट आपके पास कौन सी बाउंड्री पर टकरा रही है, डेंसर से रेयरर बाउंड्री पर टकरा रही है। यहां पर देयर विल बी नो फेज शिफ्ट, हमारे पास यहां पर कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। फेज शिफ्ट आपके पास सिर्फ इस वाली लाइट पे होगा, आप इसको नाम भी दे सकते हो, ए आपके पास आर, यानी कि मेरे पास यहां पर दो लाइट्स आपस में इंटरफेरेंस कर रही है, एक AR1 और दूसरी लाइट कौन सी है, दूसरी लाइट है ए बी, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको हम R2 का नाम दे देते हैं। तो ABC और आपके पास R2, इन दोनों लाइट्स के आगे इंटरफेरेंस हो रही है। अब इन दोनों में पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो पाथ डिफरेंस ये ऑलरेडी नीचे वाले से λ/2 अलग हो चुकी है, और नीचे वाली बताओ अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डी इसकी आपके पास थिकनेस है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू म्यू इंटू डी। अब बच्चा बोलता है सर 2 म्यू डी कैसे? म्यू डी तो समझ में आता है, 2 म्यू डी क्यों, और ये ऐसा क्यों ले रहे हो आप सर? रीजन बच्चा हमारे पास कि अगर कोई बच्चा ये भी बोल देता है कि मेरे पास मान लो ये डी है और ये आपके पास डी है, तो ये डी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर, मान लो एक बच्चा मुझे बोल भी देता है, तो बोलते हैं यार एंगल इतने छोटे, सर एंगल को बहुत छोटे ले रहे हैं, तो बहुत छोटे, मतलब कि आप देख रहे हैं। इतने छोटे एंगल है कि आप उनको इग्नोर कर देते हो। टीचर बोलता है भाई आप सोप बबल की थिकनेस देखी है तूने कभी? सोप बबल कितना कितना मोटा होता है, पतला सा तो होता है बच्चे बेचारा, अंदर हवा बाहर हवा, पतली सी थिकनेस है, इतनी छोटी थिकनेस है, वहां पर भी तू जाके बोल रहा मैंने एंगल आर रखना है, एंगल आर रखना है। तो मैं बोलता है यार माफ कर, इतने छोटे एंगल को हम कैसे कैसे फ्रैक्शन ऑफ डिग्री को कैसे आप बच्चे कैलकुलेट करने जाओ? तो हम 2 म्यू डी क्यों ले लेते हैं? म्यू डी नीचे जाना, म्यू डी अप्रोक्सीमेटली ऊपर आना। तो अब टोटल पाथ डिफरेंस, ये इससे λ/2 दूर जाना चाहता है और वो बच्चा हमारे पास 2 म्यू डी। तो हमारे पास अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस। तो मेरे पास अब यहां पर आपके पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, और पाथ डिफरेंस बच्चा हमारे पास कितना आ गया, देखिए ये बच्चे 2 म्यू डी का तो ये लेना चाहता है, दूसरे वाला अपने आप जाना चाहता है, तो हम दोनों के डिफरेंस से तय करेंगे ना कि आपके पास इसका पाथ डिफरेंस कितना है, तो ये 2 म्यू डी माइनस ऑफ λ/2। बच्चा बोलता है माइनस क्यों? क्योंकि ये दोनों पाथ डिफरेंस अलग अलग वेव पे हो रहे, अगर एक ही वेव पे होते तो मैं ऐड करता, हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ये एक ही वेव पे होते तो मैं ऐड करता, लेकिन जो आपका λ/2 है वो ऊपर वाली वेव पे हो रहा है, नीचे वाला अपने अलग पाथ से चल रहा है, तो हमारे पास 2 म्यू डी
माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2। यहां तक जिस बच्चे ने समझ लिया, आगे की कहानी उस बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलो क्या मतलब हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताओ क्या मतलब हुआ? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए भैया? तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास होना चाहिए 2 म्यू डी माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ये मेरे पास किसकी कंडीशन आ जाती है? आपके पास मैक्सिमा की कंडीशन आ जाती है। आजकल जो लड़कियां ना जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाती हैं, जिनसे उनके नाखून चमकते हैं, वो बच्चे उसके पीछे का लॉजिक ये है, वो एक फिल्म बनाता है। अब आप देखो वो फिल्म कितनी छोटी है, एक लाइट की रे टॉप में से टकराकर पीछे चली जाती है और दूसरी रे बच्चे नीचे से जाती है। ओके, आप सब बच्चे चश्मा बनवाने जाते हो, चश्मा जो चश्मा आपके पास होता है ये बनवाने हम जाते हैं। जब ये चश्मा हम बनवाने जाते हैं बच्चे, तो जो अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई लिक्विड डालते हैं, फिर उसको ना रब करते हैं, चश्मा चमक जाता है एकदम से। भाई साहब ऐसे लगता है कि भाई चश्मा तो बिल्कुल नया हो गया। लेकिन वो अंकल करते क्या, वो जो लिक्विड है इसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं और उस लेयर के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है और बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। जब वो आपकी आंखों में आके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो आप बोलते हो कमाल है यार, ये तो चमक रहा है। तो चमकने की वजह ये है, आप जो है बच्चे कभी, अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, आपके घर में कोई चीज है जो शीशे की और बिल्कुल गंदी लग रही है, आप उसमें एक लिक्विड लेके एकदम से बिल्कुल चकाचक कर देते हो, चमक जाता है। वो लिक्विड कर क्या रहा है, कभी सोचा? वो एक लेयर बना देता है। वो लेयर की थिकनेस इतनी छोटी होती है जैसे ये, और उसमें से जब लाइट टॉप पॉइंट से और बॉटम पॉइंट से टकरा कर आती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जबरदस्त चमक हो जाती है। तभी आप पॉलिश लगाते हो, तभी बच्चे आप वैसलीन लगाते हो, चमक जाते हो। ये एन लैम्डा आ गया। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बच्चा हमारे पास अब ये डी है, अब ये कमाल डी का आपके पास, तो 2 म्यू डी इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया। और ये d इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू। और याद रखना ये लैम्डा किसकी है, एयर की। याद रखना यहां पर जो लैम्डा है वो आपके पास मीडियम की नहीं है, वो आपके पास एयर की। और यहां पर एक और चीज हो सकती है, और ये तो एक कंडीशन है। अब टीचर बोलता है यार मुझे कौन कौन से कलर नजर आते हैं, जब मैं किसी पानी के ऊपर तेल को डालता हूं तो मुझे कुछ कलर नजर आते हैं, हरा, लाल, नीला, बाकी नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते, जरा देखते हैं। इसकी वजह बच्चा हमारे पास आ जाती है, कौन कौन सा कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। तो हमारे पास ये भी बोला जाता है, जो आपको कलरफुल पैटर्न नजर आता है। बटरफ्लाई देखिए कभी आपने बच्चे, बटरफ्लाई को देखा कभी आपने? बटरफ्लाई को, अगर बटरफ्लाई को बच्चे, किसी बच्चे ने देखा कि उसके पंख पे कई बार, और जितने इंसेक्ट्स हैं बच्चे, कभी आप उनको देखो, कभी मक्खी की जो है बच्चे आप पंखों को देखो, 7 कलर नजर आते हैं स्प्लिट होते हुए। और यही नहीं, आपने कभी अपने अंगूठे धूप में देखे हैं? अंगूठे मतलब के नाखून, अंगूठे गलत बोल, आपने देखा है कभी अपने नाखून पे यहाँ पे 7 कलर नजर आते हैं? कभी देखा आपने? इसको स्पेकल बोलते हैं, SPECKLES, जो मेरी अंग्रेजी है। इसमें 7 कलर नजर आते हैं सनलाइट के अंदर। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। हमारे नाखूनों की एक बच्चे चमक होती है, बोलते हैं हमारे नाखून चमकदार है, इनकी एक विड्थ है। लाइट आपके पास इंटरफेरेंस करती है तो कलरफुल पैटर्न नजर आता है। ये कलरफुल पैटर्न कैसे नजर आएगा? तो आप देखते हैं कि लैम्डा, अब सपोज कि मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ जाएगा 2 म्यू डी एंड डिवाइडेड बाई n माइनस ऑफ, यहां पर बच्चे हमारे पास हाफ आ जाएगा। यहां पर n की वैल्यू ऑफ कोर्स बच्चे हम यहां पर 1 से शुरू करते हैं और हमको समझ में आ जाएगा मुझे इस थिकनेस के लिए कौन सा कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और कहां पर करेगा। ये हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टिव। एंड व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? अगर मैं आपको बोलूं व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम यहां पर एक कंडीशन लेते हैं। तो वी हैव द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या चीज आती है, बताओ शाबाश मुझे। तो मेरे पास आगे 2 म्यू डी
माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है n माइनस हाफ इंटू लैम्डा। और साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है कि लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 हो गया कैंसल, तो 2 म्यू डी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये मेरे पास किसकी कंडीशन आ जाती है, मिनिमम की। ऐसे कलर आपको नजर नहीं आएंगे, ये कलर आपको ऊपर से देखने पे नजर नहीं आएंगे, ऐसे कलर आपको ऊपर से देखने पे नजर नहीं आएंगे। आपको वही कलर नजर आएंगे, वही लैम्डा नजर आएगा बच्चे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। जो डिस्ट्रक्टिव कर रहा है आपको वो कलर कभी नजर नहीं आएंगे, तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम कभी नजर आ ही नहीं सकता। तो बच्चा एक क्वेश्चन उठाता है, बच्चा बोलता है कि सर एक और बात बताइए। तो क्या बच्चा वो ये बोलता है कि सर एक बात देखो, लाइट अगर मैं इसको और आगे लेके चलूं तो लाइट यहाँ पर क्या करेगी, मैं बोलूंगा टकरा के कुछ वापस आएगी। बिल्कुल सर वापस आएगी। तो क्या नीचे भी मेरे पास यहाँ पर कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और इसको बच्चे हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ट्रांसमिटेड सिस्टम। याद रखना इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिटेड सिस्टम। हल्के में नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चे मैं आपको, क्या आपको लगे कि इंटरफेरेंस किया, 2 फॉर्मूले कराए और निकल लिए। एक एक बात बता रहा हूं जो कि स्टैंडर्ड आपके पास लिखी गई है, एक एक चीज जो आपके सिलेबस में हो सकती है, जिसपे क्वेश्चन आ चुका है, वो बच्चे मैं आपको करवा रहा हूं। ये पॉइंट याद रखना बच्चे, ये पॉइंट याद रखना कि मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मैंने इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो 4 दिन पहले का हो चुका है बच्चे। हम कर क्या रहे, हम यार ये देख रहे कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए यार कि यार ये सर ने हमको नहीं करवाया था, एक एक चीज हम करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड सिस्टम कैसे बनता है, तो अब थोड़ा सा चीजों को मैं चेंज कर देता हूं ताकि चीजें एक ही जगह पे बन जाए। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक, हमारे पास यहाँ पर मीडियम आ गया, यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम आ गया, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू के बराबर। लाइट जा रही है, बिल्कुल लाइट यहां से जा रही है, और लाइट आपके पास यहां से पाथ को चेंज किया, कुछ लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, ये वही लाइट है R1 वाली, ये वही लाइट है R1 वाली। फिर हमारे पास यहाँ पर लाइट पहुंची, सर ये लाइट हमारे पास ट्रांसमिट होगी, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ होता है, कुछ नहीं होता। ये सर वही लाइट आपके पास आ गई, कौन सी लाइट आ गई, जो हमने ऊपर बनाई थी, कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड वाली। और ये लाइट आपके पास दोबारा से ऊपर पहुंची, और इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसने R1 के साथ मिलके इंटरफेरेंस कर दिया। तो ये अभी हम निकाल चुके हैं। तो अब आप क्या करना चाहते हो सर, मैं ये करना चाहता हूं, यहां से लाइट दोबारा से, यहां से मेरे पास जो लाइट है, देखिएगा यहां से लाइट आपके पास हो सकता है कि आगे चल के, क्योंकि लाइट कभी खत्म थोड़ी ना होती है, हो सकता है कि ये लाइट आपके पास यहाँ पर पहुंचे, यहां से टकरा कर यहाँ पर है, और दोबारा फिर से क्या हो बच्चे, आपके पास ये लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ शाबाश, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये ट्रांसमिटेड लाइट T1 है, और ये T2 के बराबर। सर ये T1 मेरे और पास, T2 में भी इंटरफेरेंस हो सकती है। बोल बोल बच्चे, बोल बोल बोल। T1 और T2 में भी इंटरफेरेंस हो हाँ सकती जी बिल्कुल, आधे जो है, आधे बंदे रिफ्लेक्टेड पढ़ा के पतली गली से निकल जाते हैं, वो ट्रांसमिटेड नहीं करवाते हैं आपको। ट्रांसमिटेड करोगे तभी पिक्चर पूरी होगी ना। वो आधी पतली गली से थिन फिल्म तक कैसे पहुंचोगे, आधे पतली गली से निकल लेते हैं, अरे निकल लो। बच्चा दिमाग खाएगा, बच्चा बोलेगा यार ये क्या चीज है क्या नहीं है ना। तो हमको कोई चीज नहीं छोड़नी। अब यहाँ पर बच्चे मुझे T1 और T2 के अंदर निकालना है। अब एक बात बताओ, यहाँ से लाइट जो ऊपर गई वो डेंसर से रेयर की तरफ को जाती हुई रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई ना आपके पास। यहाँ अब आपके पास कौन कौन सी 2 लाइट्स है बच्चे जो इंटरफेरेंस कर रही है, मैं बनाऊं, एक ये T1, और बच्चे आपके पास एक ये लाइट आके इंटरफेरेंस कर रही है, हाँ या ना। ये दोनों लाइट अब आपके पास इंटरफेरेंस करेगी, पाथ डिफरेंस। डेंसर से रेयर मीडियम में जो ट्रांसमिटेड लाइट जाती है, ट्रांसमिटेड लाइट में देयर इज नो शिफ्ट, और यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन डेंसर से रेयर बाउंड्री की तरफ, यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, नो शिफ्ट। फिर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर बच्चे डेंसर से रेयर की तरफ जाती हुई शिफ्ट हुई, नो आपके पास शिफ्ट। फिर यह आगे ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट में तो कोई शिफ्ट होता ही नहीं है,
तो बच्चे आपके पास आ गया नो शिफ्ट। इसका आंसर जब आएगा ना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब एक बात बताओ, ये तो हमारे लिए बड़ा आसान काम हो गया। कैसे? ये लाइट सीधी सीधी चलेगी, कोई शिफ्ट नहीं, जैसे पहले λ/2 का था, इसमें कोई शिफ्ट नहीं हुआ। और ये वाली के अंदर जो भी आपके पास आ रहा है वो वही आपके पास आ जाएगा 2μd। अब बताओ ट्रांसमिटेड सिस्टम के अंदर, ट्रांसमिटेड सिस्टम के अंदर पाथ डिफरेंस क्या है? ट्रांसमिटेड सिस्टम के अंदर पाथ डिफरेंस ये 2μd, λ/2 हो गया गायब। और ये बच्चे डेल्टा एक्स है। अब तो आंख बंद करके आपको कोई भी पर्सन बोले अंधाधुन, मतलब कि बिल्कुल अंधे होके लिख सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है आयुष? यहाँ पर बेटा पूरे दीनानगर के अंदर तू ही करेगा देख ये वाली चीज, और यही बात मान के चलेगा तभी टॉप करेगा कि भैया मैं ही करूंगा सबसे ज्यादा काम। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए 2μd इज इक्वल टू क्या आ गया? n लैम्डा। क्या आ गया? n लैम्डा। रिफ्रैक्टिव में डिस्ट्रक्टिव की आई थी। हाँ, अब पूरी पिक्चर देख के ना 2 मिनट लंबी लंबी 4 सेकंड तक सांसें लेना, और बच्चा आप उसके बाद मुझे बताना कि तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। और यहाँ पर 2μd इज इक्वल टू n-12 इंटू लैम्डा। क्या ऑब्जर्व किया? अब मैं इसको छोटा करके बताता हूँ। अब बताओ कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव हो गया। और इस चीज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? कॉम्प्लीमेंट्री। ये पॉइंट मैंने प्रूव किया, ये पॉइंट। यानी कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं ट्रांसमिटेड, अगर कोई मेंढक पानी के अंदर है तो मेंढक जो कलर देख रहा है वो आप नहीं देख रहे, और जो आप कलर देख रहे हो वो मेंढक नहीं देख रहा है। और इसी को बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप एक सोप बबल के अंदर बैठे हो तो आपको अलग पैटर्न नजर आएगा कलर्स का, और सोप बबल के बाहर आपको अलग पैटर्न नजर आएगा। कहने का मतलब दिस टू सिस्टम, बोथ दिस सिस्टम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों के दोनों सिस्टम हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मत लिख देना, नहीं तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी। सप्लीमेंट्री अलग चीज होती है, एक्स्ट्रा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट। एक चीज जो ऊपर नजर आती है वो नीचे नजर नहीं आती, जो नीचे नजर आती है वो ऊपर नजर नहीं आती। कुछ बात पता लगी? तब हम आगे चलेंगे। कुछ बात पता चली? फिर हम ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड था ना? ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड था बच्चे, ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड है, नीचे वाला ट्रांसमिटेड है। मैं जानबूझ के बच्चे इसको थोड़ा सीधा कर दिया। मैंने बोला कि यार पता है फिर वो बच्चा मोनोपोली में चला जाता है, वो बच्चों को लगता है कि नहीं, वो बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अब जो बच्चा इसकी अच्छी प्रॉब्लम हर बुक में नहीं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, इसकी बुक हर जगह पे नहीं मिलेगी। इसकी प्रॉब्लम आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक के अंदर मिलेगी, रेसनिक एंड हेलिड। उसके अंदर तो जबरदस्त है भाई। उसके अंदर डेंसर और डेंसर को लगा दिया गया। अब बताओ कि क्या होगा, मतलब कि उसने उधेड़ के रख दिया बच्चे कॉन्सेप्ट को कि अब बताओ कि आप क्वेश्चन को, उसने बस सिर्फ सोचने को बोला, ये भी नहीं कि आप करके बताओ, सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या वो कंडीशन ही चेंज कर दे रहा है। अब सोचो कि कल हमने एक क्वेश्चन किया था सीबीएसई 2013 आउटसाइड दिल्ली का, जिसके अंदर वो बोल रहा है मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की नई कंडीशन चाहिए। किया था ना λ/4 वाला, वैसा क्वेश्चन वो पूछता है कि अगर इस डेंसर मीडियम के नीचे इससे भी डेंसर मीडियम आ जाए फिर क्या होगा। अब आप सोचो, उसको घर पे जाकर क्वेश्चन बनाओ, फिर मेरे से डिस्कस करो। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इस डेंसर के भी नीचे एक डेंसर मीडियम, अभी तो हवा है ना, इसके नीचे भी मेरे पास डेंसर मीडियम है। अब दो रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी वो क्या करेंगी, अगर कंस्ट्रक्टिव करती हैं तो कंडीशन क्या होगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव करती हैं तो कंडीशन क्या होगी। उस कंडीशन में तो हमें लाइटर डेंसर को हेयर मारना पड़ेगा और उससे ज्यादा डेंसर को डेंसर मारना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा ना, अब आपको वो करना है। और लेकिन ये एक और बात माननी पड़ेगी भाई, लाइट टकरा के वापस आ रही है। जब आप अपने से डेंसर मीडियम से टकरा कर वापस आते हैं तो आप में कितने का पाथ डिफरेंस आ जाता है, बोलो। फिर आप सोच के देखिए, वो देखना पड़ेगा भाई, वो देखना पड़ेगा। λ/2 है, 2μd भैया है, उसका भी λ/2 है। सर ये कहाँ परेशानी में डाल रहे हो, अच्छे भले हम 10th क्लास के बाद कहीं और कहीं कोई और सब्जेक्ट ले लेते, ये तो हमारा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, मतलब कि ये तो मजाक की बात है, मतलब कि सोच पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? यस और नो? तो मैं आगे चलूंगा, बोलो। सर अगर मतलब 2 से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रे अगर हम लेंगे तो रिजल्ट तो सेम रहेगा ना?
देखो हम 2 से ज्यादा ले सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया बच्चे। इनफैक्ट बच्चे अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखें तो वहां 4 का भी है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी से रिलेटेड, जो इंटेंसिटी से रिलेटेड है बच्चे, वो हम इसी तरीके से देखते हैं। बाकी जो आप अगर बोलो कि इसमें से सिर्फ 4 वेव्स आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, नहीं, हम 4 वेव्स का केस ऐसे नहीं डिस्कस करते हैं। हम 4 वेव्स का केस किसी और तरीके से मैथमेटिकली डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे पास 4 वेव्स आ गई है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे आ गई है, नेट रिजल्टेड वेव क्या होगी। यहाँ पर हम 2 वेव्स का एक केस देखते हैं, 2 वेव्स का सफिशिएंट है यार, 2 वेव्स काफी है, हाँ या ना। बाकी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ, ठीक है। चलें, रीजन बताऊं इसका 2 वेव्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हम 2 सोर्सेस लेते हैं इसमें से, इसमें हम सिर्फ 2 सोर्सेस लेते हैं। अगर आप ध्यान रखें S1 और S2 तब करके 2 सोर्सेस लेते हैं। चलें आगे की तरफ बच्चे, यस और नो, चलें आगे, चलो। सो अब ये हुआ मेरे पास पहला केस। अब आता है बच्चा हमारे पास दूसरा केस, और दूसरा केस है बच्चा हमारे पास, जो कि हमारे पास कहा जाता है बच्चे विच इज कॉल्ड द एयर वेज, द एयर वेज मेथड। अब एयर वेज मेथड के अंदर क्या होता है, अगेन सेम चीजें, लेकिन कुछ उन्होंने जो है ना बच्चे आपके पास क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ चीजों को चेंज कर दिया। बड़ी मजेदार चीज की उन्होंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर 2 ग्लास सरफेसेस हैं, ऐसे 2 ग्लास सरफेसेस हैं, ये 2 ग्लास आपके पास यहाँ पे सरफेसेस हैं ऐसे करके, और इन 2 ग्लास सरफेसेस के बीच में मैंने एयर की एक लेयर को ट्रैप कर लिया, ये ऐसे करके, ये एयर की लेयर को मैंने ट्रैप कर दिया, और इनके बीच में इस तरीके से एक सेपरेटर को डाल दिया। ये कोई सेपरेटर है बच्चा हमारे पास, और ये दोनों जो आपके पास वेजेस हैं, ये इनके बीच का एंगल थीटा, और ये एंगल इतना बड़ा नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ डिग्री है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। और बच्चा अगर टीचर बोलता है नहीं नहीं इसी की टर्म में आंसर देना, तो हम दे भी सकते हैं। तो इसके बीच में अब मेरे पास यहां पर क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। नाउ दिस इज एयर, एयर के अलावा सर कोई और मीडियम आ सकता है। अब इमेजिन करो उसने दिमाग क्या लगाया पहले, अब आपके पास जो वेज था, सॉरी जो आपके पास मीडियम था वो रेक्टेंगुलर शेप का था, अब उसने उसको किस शेप का बना दिया बच्चे, ट्रायंगुलर शेप का, प्रिज्म शेप का। आ रही है बात समझ में। उसने पिछली बारी जो आपके पास यहाँ पर जो आपका मीडियम लिया था वो ऐसे ट्रायंगुलर था, अब उसने उस मीडियम को कैसे कर दिया, उस मीडियम को उसने एयर की शेप में ऐसे करके ट्रायंगल की शेप में कर दिया। लग रही है बात पता बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस और नो, ठीक है। चले आगे की तरफ। अब बोला जाता है, अगर अगर नहीं समझ में लग रही, कोई बच्चा यहाँ पर पूछ सकता है, भाई ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास लाइट यहाँ पर आपके पास गिरती है, और ये लाइट आपके पास कुछ इस तरीके से, और ये लाइट आपके पास यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच जाती है, और एक लाइट यहाँ कहीं पर आ जाती है। तो ऐसा आपके पास यहाँ पर एक, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चा हमारे पास एक जो एक सिस्टम हमारे पास तैयार हो जाता है। तो ये लाइट आपके पास ऐसे गई और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है। सो ये आपके पास लाइट गई, ये लाइट गई, और ये लाइट आपके पास ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो ओके, अब इन दोनों को मुझे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बतानी है बच्चे, और कंडीशन हमको सेपरेटर है उससे हाँ कोई बोलो, इफेक्ट नहीं पड़ता, बोलो बोलो बच्चे बोलो। जो सेपरेटर है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है इस पे। सेपरेटर क्या हुआ बच्चे, सेपरेटर इनके बीच में बच्चे एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ये तो बच्चे आपके पास एक सेपरेटर है, मतलब कि आपका घर पे दरवाजा, दरवाजा खोलना चाहते हो तो वहां स्टॉपर लगा देते हो, तो स्टॉपर का क्या पर्पज हुआ, दरवाजे को थोड़ा सा ओपन रखना, उन दोनों वेजेस को थोड़ा सा ओपन कर देना, ये बच्चे सेपरेटर का काम हुआ, हाँ या ना, ठीक है। मेरे को लगा कोई ग्लास का आदमी उस नहीं तरह के नहीं नहीं मटेरियल नहीं को। नहीं ऐसा कुछ, लाइट उस पे गई नहीं ना बच्चा, वो सेपरेटर बहुत आगे ठीक की है। तरफ। अब हमारे पास काके क्या है, यहां पर आपके पास मान लेते कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास म्यू के बराबर है। अब ये लाइट आपके पास यहां से आपके पास जा रही है, ये लाइट बच्चे पूरी टकरा कर देखो वापस आ रही है, और इस वक्त ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक्स है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एक्स है, और इस सर वक्त म्यू वेजिकल है, हाँ बेटा बोलो बोलो बच्चे बोलो। म्यू वेजिकल है। म्यू बच्चे मैंने एयर का लिया, और बाद में मैं इस म्यू की वैल्यू 1 डाल दूंगा, रीजन रीजन कल को हो सकता है कि टीचर एयर की जगह कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात।
क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? यस और नो? यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर ये x डिस्टेंस पे, यहाँ पर जो इसका एंड पॉइंट है, इसको वर्टेक्स एपेक्स कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ से आपके पास y डिस्टेंस पे आपके पास क्या आगे बच्चे, एक तरीके से आपके पास इन दोनों के बीच की दूरी। क्या ये जो y है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बताओ जरा मुझे, क्या ये y आपके पास कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर ये तो वेरिएबल है, क्योंकि जब जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे इस y की वैल्यू क्या होती जाएगी, सेम रहेगी कि डिफरेंट होती जाएगी? बोलो बच्चे, आपके पास डिफरेंट होती जाएगी। तो हमारे पास मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लाइट जब गिर रही है तो अब एक तो बच्चे λ/2 का यहाँ पर पाथ डिफरेंस वैसे क्रिएट हो, वो होता है ये बच्चे हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इसका पाथ डिफरेंस। लेकिन इसके अंदर का बच्चे जो हमारे पास है, इसकी थिकनेस इतनी बड़ी नहीं है, ये बहुत बहुत स्मॉल थिकनेस की, बहुत वेरी वेरी स्मॉल। बाकी अगर आप इसको समझने में आओ तो इसकी कैलकुलेशन आपको परेशान ही करेगी, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ एयर के साथ कंसर्न है। अब एयर के अंदर ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करके आई? तो आप बोलोगे सर ये एयर के अंदर हमारे पास डिस्टेंस कवर करके आई है 2 म्यू इंटू वाई का। तो हम बोलेंगे अच्छा जी 2 म्यू वाई और माइनस ऑफ आपके पास क्या आ गया λ/2 एंड दिस इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी n लैम्डा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो मेरे पास यहाँ पर म्यू क्या, वो एयर का, उसको बाद में देख लेते हैं, उसको हम बाद में देख लेते हैं। तो 2 म्यू वाई माइनस ऑफ λ/2 इज इक्वल टू n और यहाँ पर लैम्डा। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2 म्यू वाई, ये λ/2 किस लिए भाई, क्योंकि ये लाइट आपके पास पहले रिफ्लेक्ट होके वापस आ चुकी थी, ये वाली, ये दूसरी लाइट नीचे से टकराकर वापस आ रही है, इसमें पहले फेज शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास λ/2। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2 म्यू वाई इज इक्वल टू n प्लस ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास कितना आ गया, लैम्डा आ गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ब्राइट, कि मुझे यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पर नजर आएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब आप अपने मोबाइल फोन का, जब आप अपने मोबाइल फोन का ग्लास हटाते हो तो आपको कुछ वहां पर कलरफुल सर्कुलर पैटर्न नजर आता है, जब आप उसको हटाते हो या दबाते हो, कभी देखा आपने? यस सर। कुछ सेम चीज है, वो जो लाइट निकल रही है वो ऐसे, क्योंकि जब आप उसको एक एंगल पे लेके जाते हो अंदर एक एयर की लेयर ट्रैप हो जाती है, सेम चीज यहाँ पर भी। तो सर हमारे हमारे पास छूने से वो एयर की लेयर ट्रैप हो जाती है इसलिए हम दिखते हैं, जो क्या मतलब हुआ इसका? क्या बेटा, फिर से बोल बच्चे। सर जैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन को भी ऐसे छुओ ना तो उसमें से भी रंग निकलते हैं, तो वो क्या फिल्म हम जनरेट कर देते बिल्कुल हैं फिल्म है की? बच्चे, आपके पास हर चीज में बच्चे एयर तो हर जगह पे आ जाती है, हाँ या ना, एयर की लेयर तो हर जगह पे बच्चे वो तो आ जाती है आपके पास। तो मेरे पास यहाँ पर 2 म्यू वाई इज इक्वल टू n प्लस ऑफ हाफ इनटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर लैम्डा आ जाता है, ये हमारे पास आ गया। अब जब ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, अब आप म्यू को कंफर्टेबली 1 भी रख सकते हो, ये आपको कोई मनाही नहीं है, यू कैन टेक दिस म्यू इज इक्वल टू 1 आल्सो, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि म्यू यहां पर एयर को कंसीडर करिएगा, और अगर टीचर एयर बोल देता है तो आप इसको 1 ले लीजिएगा। तो अब मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो n प्लस ऑफ हाफ इंटू लैम्डा अपॉन बच्चे हमारे पास 2 इंटू म्यू। तो ये मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू। लेकिन एक और चीज है बच्चे, जरा बताओ, एक और चीज है, यहाँ पर मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, जरा बताओ, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, आंसर है y अपॉन एक्स। तो x, अब ये अप्रोक्सीमेटली बच्चा हमारे पास थीटा भी लिया जाता है, और x आपके पास इज इक्वल टू y अपॉन टेंजेंट थीटा, या y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, x टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ पे टीचर ये एंगल भी तुम्हें पूछ सकता है, सेपरेटर की लेंथ भी तुम्हें पूछ सकता है, भाई कुछ भी पूछ सकता है। अब आप बताओ कि y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो x टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या पूछना चाह रहा है मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर बच्चे लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू, टेंजेंट थीटा नीचे लेके आ जाओ तो n प्लस ऑफ हाफ इंटू लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टीचर क्या पूछ रहा है, टीचर बोल रहा है पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो आप n की वैल्यू को यहाँ पे 0 डाल दो,
एन की वैल्यू 0 डाल दी तो आपके पास आ जाएगी। फिर वो बोलेगा आपको बताओ कि ये बात बताओ हमारे पास कि यहाँ पर सेकंड मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो एन की वैल्यू डालेंगे तो वो यहां से लोकेशन पूछेगा, यहां से। अब आपके पास वो यहां से लोकेशन पूछेगा कि वो आपको बोलेगा जी बताओ एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूं तो मेरे पास लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा पे पहला मैक्सिमा बनेगा। ये बच्चा हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा, मैंने इसको n की वैल्यू को 0 डाल दिया। फिर सेकंड मैक्सिमा बच्चे कहां बनेगा, अरे बोलते चलो यार, हद है तुम्हारी यार, हद है तुम्हारी। सेकंड मैक्सिमा कहां बनेगा, बोलो शाबाश। सेकंड मैक्सिमा कहां बनेगा, अरे बोलो ना यार, हद है तुम्हारी। यहां पर मेरे पास बन जाएगा 3/2 म्यू इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, म्यू इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग लोकेशन पे क्या मिलते जाएंगे, मैक्सिमा 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 मैक्सिमा। आपको ऊपर से ब्राइट नजर आएगा। अब टीचर का दिमाग है, वो टेंजेंट ऑफ थीटा कैसे भी दे सकता है। अब जैसे आयुष, उसे सेपरेटर पता क्यों दिया, उसका दिमाग काम करता है, वो सेपरेटर की लेंथ क्या दे देगा, एल। ठीक, और वो यहां से इसके नीचे वाले की लेंथ आपको दे सर देगा। 4 नहीं आना था सर नीचे? एक मिनट मैं देख लेता हूँ बच्चे। 4 आएगा, बिल्कुल सही जी बच्चे, 4। मैं हाफ का फैक्टर भूल गया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये प्रज्वल हमेशा बचा लेता है मुझे कैलकुलेशन एरर से। तो ये बच्चा आपके पास 4 एंड सो। तो ये एल है। और आयुष ये बच्चा हमारे पास क्या, अब टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, जल्दी बता दे। टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, तो आपके पास क्या आ गया, एल अपॉन के। इस वजह से काके वो बीच बीच में कहीं कहीं पर सेपरेटर भी दे देगा। उल्टा भी हो सकता है पाजी, वो आपको बोलेगा इस डिस्टेंस पे जाकर आपको एक मैक्सिमा मिल रहा है, कोई नंबर का मैक्सिमा मिल रहा है, आप बताओ कि सेपरेटर की लेंथ क्या है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे टिके हुए, बहुत बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना, बहुत प्यारी फिनोमिना बच्चा हमारे पास। लेकिन ये है कि पॉइंट मैं बहुत रिस्क लेके ये करवाता हूँ ये चीजें, क्योंकि जनरली टीचर नहीं करवाते, उनको लगता है कि यार अगर ये करवा दिया तो बच्चा जो है वो बोलेगा अरे यार क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन मैं एक रिस्क लेके पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार आपका भी उतना हक है बच्चे, आपका उतना हक है जितना बच्चा एक बोलता है कि मैं प्रीमियम बैच में पढ़ रहा हूँ या मैं एलीट बैच में पढ़ रहा हूँ। आपका हक तो बनता है ना, आपको समझ में आए कम समझ में आए, लेकिन देखो तो सही कि ऑल ओवर इंडिया जो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या चीज पढ़ रहा है, वहां पर वो क्या चीज ऐसी पढ़ रहा है जो भाई साहब तुमको लगता है कि यार ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, वो बच्चा बड़ी जल्दी ये बात समझ जाएगा कि टेंजेंट थीटा एल बाई के है, सेपरेटर की लेंथ है, और ये के बच्चे वेज की, जो आपके पास शीशे का वेज है बच्चे, उसकी लेंथ है। यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा को चेंज किया जा सकता है एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात। मैं डिस्ट्रक्टिव पे चलूं डिस्ट्रक्टिव पे भाई। हाँ यस बोल लोकेश बोल। सर, हमने YDSC में देखा था तब मैक्सिमा का ग्राफ हाइपरबोलिक बन रहा था। सर इसमें कौन सा बनेगा? इसके अंदर बच्चा हमारे पास 2 मिनट वेट कर, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, 2 मिनट ओके वेट सर। कर। हमारे पास यहाँ पर आपके लिए डिस्ट्रक्टिव, गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा बोला इसे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अब देखो बच्चे हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 म्यू वाई माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। तो 2 म्यू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया काके, ये बच्चा हमारे पास आ गया n, तो ये कैंसिल हो जाएगा n लैम्डा, और y इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 म्यू, n लैम्डा अपॉन 2 म्यू, n लैम्डा अपॉन 2 म्यू। ये बच्चा हमारे पास है y, ये बच्चा हमारे पास है y। आपके पास कहां पर बच्चे, ये y की वैल्यू है जहां पर, ये y क्या बच्चे, y वो वाली लेंथ है, ये देखो यहाँ पर, ये y वो लेंथ है जहां पर आपको ये क्या मिलेगा बच्चे, मिनिमम मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव, ये y वो लेंथ है बच्चे हमारे पास, लेकिन मुझे तो x चाहिए, ये भी चाहिए, ये y आपको बता रही है कि यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो ये y है, चलो मैं इसको y डैश कर दूं बच्चे, मैं इसको y डैश कर देता हूँ, y डैश। तो ये y डैश है, मतलब इस y डैश पे आपको मिनिमम मिलेगा, ये मिनिमम मिल गया। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास x टेंजेंट ऑफ थीटा, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर है, n लैम्डा अपॉन 2 म्यू, और यहाँ पर 2 म्यू आएगा, 4 आएगा बच्चे, देख ले लड़के, लड़के एक बार देख ले, 2 ही आएगा ना, 2 आएगा प्रज्वल, हाँ जी सर। 2 आएगा ना, देख ले।
और तो नहीं आएगा। सर मेरे को वाई डैश नहीं समझ आया क्यों यूज किया हमने। अरे काके सिर्फ दिखाने के लिए, अगर आपको वाई डैश नहीं यूज करना तो आप छोड़ दीजिए, मेरी बात समझ रहे हो, है तो वो अननोन, वो तो कहीं पर भी बन सकता है, हाँ या ना, सिर्फ बताने के लिए आपके पास। क्या सर आपके वाई पास, बोलो। रोल तो वाई का आना था ना कि वो। मैं वही बार बार, मैं तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए किया बच्चे, नहीं है तो कोई बात नहीं, वाई कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वाई कर लीजिए बच्चे, इसमें क्या दिक्कत है, आप इसमें से वाई को कर लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी ना बच्चे कि वाई को, वाई डैश सिर्फ मैंने इसलिए लिखा कि कोई बच्चा बोलते सर वाई डैश है आपके पास, कोई भी वाई है तो बच्चे वाई है आपके पास, तो यहाँ पर वाई लिख लीजिए। अब बच्चा वो बोलता है सर यहाँ पर भी वाई लिया, यहाँ पर भी वाई लिया, तो इस वजह से बच्चे मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए वाई डैश लिया था कि आपको लगे कि कहीं और आपके पास मिनिमम बन रहा है, नहीं तो वाई लेना तो वाई ले लीजिए बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आती है, मिनिमम। आपके पास n इज इक्वल टू, अगर मैं 0 डाल देता हूं तो x इज इक्वल टू 0 और y भी 0। ये बच्चे हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां पर वर्टेक्स के ऊपर, जहां पर इस वर्टेक्स पे अगर टीचर कभी क्वेश्चन पूछता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है बच्चे, आपके पास मिनिमम या डार्क स्पॉट बनता है। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे डार्क स्पॉट बनता है वर्टेक्स पे। अब दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास हो गया प्रज्वल का, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लोकेश का हो गया कि ये चीज दिखती कैसे। जरा देखते हैं बच्चे हम इसके अंदर से, ये पूरी पिक्चर आपके पास कुछ इस तरीके से, ये वेज अगर आप 3D के अंदर बनाते हो तो ऐसा बनता है, ये वेज आपके पास 3D के अंदर ऐसा बनेगा, हाँ या ना। हम तो इसको साइड से देख रहे हैं ना बच्चे, लेकिन वेज तो आपके पास कैसा बनेगा, ऐसा बनता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, वो हमारे पास इसका साइड व्यू है, और ये बच्चा आपके पास इसका कौन सा व्यू है, अपर व्यू। समझ में आ गई बात, अपर व्यू समझ में आ गया आपको इसका, आपको यस सर। इसका अपर व्यू समझ में आ गया। अब ये अपर व्यू है और इसने एयर को क्या कर दिया बच्चे, ट्रैप कर दिया, और ये बच्चे हमारे पास एंगल थीटा। तो ये स्ट्रिप आपको कैसे नजर आएगी जरा देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आपको मिनिमा नजर आएगा, ये बच्चा आपके पास मिनिमा नजर आएगा, क्लियर होगी बात। फिर यहां से अगर आप आगे चले तो फिर आपको मैक्सिमम, फिर मिनिमा। तो ये कैसे नजर आएगा बच्चे, आपको एक रेक्टेंगुलर की तरह नजर आएगा। कैसे नजर आएगा काके, आपको एक रेक्टेंगल की तरह। तो ये बच्चा आपको इस तरीके से ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आएगा। और हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, आप x डिस्टेंस आगे चलते हो और यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर की तरफ, आपको क्या नजर आता है, कोई मैक्सिमा या मिनिमा नजर आता है। तो मैंने आपको x की भी कंडीशन बता दी, y की भी कंडीशन बता दी, और ये भी पता होना चाहिए कि y बाई एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ये प्योरली आपके पास बिल्कुल प्योर, आपके पास बिल्कुल प्योर जो है बच्चे आईआईटी का आपके पास माल है, बिल्कुल आईआईटी का, बिल्कुल इसमें कोई बच्चे डाइल्यूशन नहीं की मैंने कि नहीं मैं आपको ऐसा करा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे हैंडल करना। और इसके वर्टेक्स पे हमेशा क्या बनता है, इसके वर्टेक्स पे हमेशा मिनिमा बनता है जी। नेक्स्ट, अब किसी बच्चे का कोई डाउट, अब किसी बच्चे का कोई डाउट, अब किसी बच्चे का कोई डाउट जी बोलो, अब किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर से बोलो, शाबाश। चले आगे की तरफ, चले बच्चे आगे की तरफ चले, क्लियर है। यस सर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है न्यूटन। अब आप बोलोगे सर न्यूटन कहीं पर पीछे रहा है, तो न्यूटन पाजी ने अपनी रिंग्स बना दी जिनका नाम बच्चे उन्होंने रखा न्यूटन से। न्यूटन ने भी बच्चा हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न तैयार किया, और उसका इंटरफेरेंस का पैटर्न बड़ा मजेदार था। उसने कन्वेक्स लेंस लिया जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर है। तो लेट मी ड्रॉ दिस वन। ये बच्चा आपके पास उन्होंने कन्वेक्स लेंस लिया, और बच्चे कन्वेक्स लेंस को इस तरीके से उन्होंने प्लेस कर दिया। किसके ऊपर प्लेस कर दिया, उन्होंने ग्लास शीट के ऊपर यहाँ पर उन्होंने इसको प्लेस कर दिया। तो ये आपके पास उनका एक्सपेरिमेंट था, ये लेंस है। तो हर लेंस का बच्चा हमारे पास क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर उनका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये ओ आ गया, और ये बच्चा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और यहाँ पर भी उनको न्यूटन रिंग्स नजर आई लाइट की। ये हमारे पास कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, दीज आर द कंसेंट्रिक रिंग्स। ये मेरे पास कंसेंट्रिक रिंग्स है जो कि ऊपर से देखने में, यू कैन टाइप ऑन द गूगल न्यूटन्स रिंग एंड यू कैन सी कि सोडियम लैंप से जब हम इसके ऊपर लाइट को डालते हैं तो आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड डार्क और बच्चे आपको ब्राइट बैंड के रिंग्स नजर आती है। पर ये रिंग्स बनी कैसे, पॉइंट तो ये रिंग्स बनने की वजह बच्चे अगेन रिफ्रैक्शन, अगेन बच्चे हमारे पास रिफ्रैक्शन। हमारे पास यहां से कोई भी एक लाइट आपके पास आ जाती है, सपोज कि मेरे पास यहां से एक लाइट आई, ये लाइट आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये लाइट हम बहुत अप्रोक्सीमेशन, तो ये लाइट आपके पास यहां से आई, ये आपके पास यहाँ पहुंची और ये यहाँ पर चली गई, और एक लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर चली गई, ये लाइट आपके पास यहाँ जा रही है। तो ये लाइट आपके पास एक नीचे से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, एक लेंस के सबसे आखिरी पार्ट से टकरा के जा रही है। इस बात का ध्यान रखना, याद रखना। और ये बच्चा हमारे पास किस में से पास हो रही है, आपके पास एयर में से पास हो रही है। यह हमारे पास किस में से पास हो रही है बच्चे, एयर में से। ये पता लगा बच्चे आपको? मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाया बच्चे, रे ऑप्टिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि आप चीजों को समझ सके। तो ये नीचे बच्चे हमारे पास ग्लास है, ऑफ कोर्स ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चे मेरे पास ये भी एक लेंस है बच्चे हमारे पास। और अगर आप देखें तो एयर की यहाँ पर ये एयर की कितनी थिकनेस को बच्चे आपके पास क्रॉस कर रही है, ये बताओ। मान लेते हैं कि ये एयर की बच्चा हमारे पास कितनी थिकनेस को क्रॉस कर रही है, टी थिकनेस को क्रॉस कर रही है। ये एयर की छोटी सी थिकनेस है। मैं डायग्राम दोबारा भी बना सकता हूँ अगर आपको लगता है तो, मैं डायग्राम दोबारा बना सकता हूँ, बना दूं दोबारा अगर इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है, बताओ शाबाश। क्लियर है? थिकनेस लेंस जो ग्लास से बना उसकी मैं तो ही बोल रहा हूँ ना, मैं दोबारा बना दूं? नहीं सर, डायग्राम का नहीं मैं पूछ रहा, मैं वो पूछ रहा हूँ कि किस में से पास हुई। मैं दोबारा बना देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहां से बच्चा हमारे पास एक लाइट आपके पास यहाँ पर जा रही है, ये लाइट बच्चे मान लेते चलो यहां से गई और ये लाइट बच्चे टकराकर यहाँ पर आ। क्लियर होगी बात? अब ये लाइट एक तरीके से लेंस की नीचे वाली सरफेस से टकराकर वापस आती है। कुछ लाइट बच्चे हमारे पास आगे की तरफ को ट्रांसमिट हो जाती है, हाँ या ना? फिर ये नीचे की तरफ को मेरे पास ग्लास है और यहाँ पर क्या ट्रैप्ड है बच्चे हमारे पास, एयर, और लाइट आपके पास यहां से टकराकर आपके पास वापस चली जाती है। क्लियर होगी बात? तो ये जो आपके पास है, जो हवा के अंदर आपके पास यहाँ पर ये लाइट टकराकर नीचे से जा रही है, इस एयर की थिकनेस कितने के बराबर है? आपके पास इस एयर की थिकनेस किसके बराबर है? टी के बराबर है। लग गया पता कि अभी भी नहीं लगा पता बच्चे? लग गया पता? लग गया पता, हाँ या ना? लग गया पता कि नहीं लगा पता? यस और नो? यस और नो? यस सर रिपीट कर दो एक बार। यस सर रिपीट। आपके पास यहाँ पर एक लाइट ट्रेवल कर रही है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक बहुत बड़ा लेंस है, ध्यान से समझिए। ये लेंस कन्वेक्स टाइप का है बच्चे, और इसके नीचे मैंने ग्लास को रख दिया। ये बच्चे आपके पास ग्लास को रख दिया, ये ग्लास को रख दिया, ये एयर है और ये भी एयर है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये भी तो बच्चे वही चीज आ गई, वेज वाली चीज ही तो आ गई बच्चे आपके पास, हाँ या ना? ये वेज वाली शेप की तो बन गई आपके पास, हाँ या ना? फर्क सिर्फ कितना है, वहां पर हमारे पास जो वेज थे उसके एंड्स आपके पास शार्प थे, यहाँ पर आपके पास एंड शार्प नहीं है। वही तो केस बन गया, हाँ या ना? एयर वाला केस बन गया। यस और नो? लग गया पता बच्चे आपको? लग गया पता कि नहीं लगा पता? Yes, sir. यहाँ तक आपके पास एयर है, ये बच्चे आपके पास एयर है, हाँ या ना? लग गया पता? लग गया पता? यस और नो? यस सर। अब हमारे पास ऊपर से एक लाइट है, ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया O, और ये बच्चा हमारे पास इसका रेडियस आ गया R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर आ गया O। यहां से मेरे पास लाइट आपके पास आई, ये बच्चा हमारे पास इस लेंस के बॉटम मोस्ट पॉइंट से टकराकर बच्चे आपके पास वापस चली गई, ये वापस चली गई, ये वापस चली गई। कुछ लाइट ये रिफ्लेक्ट हुई, मैं इसको R1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है? तो ये रेयरर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के जा रही है, नो फेज शिफ्ट,
ये भी पता है। अब कुछ लाइट बच्चे हमारे पास ट्रांसमिट हुई, तो ये लाइट ट्रांसमिट हुई, नीचे पहुंची, और बच्चे ये लाइट आपके पास यहाँ पर गई, और इसके बाद बच्चे ये लाइट आपके पास यहाँ से यहाँ पर चली। अगर देखा जाए बच्चे तो हमारे पास इन दोनों का इसके बाद, क्योंकि देखो पाथ डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली, यहाँ के बाद लाइट ने एक जैसा पाथ लिया, हाँ या ना, यहाँ के बाद तो एक जैसा पाथ लिया, जरा देखो इसके बाद लाइट ने क्या लिया बच्चे, आपके पास एक जैसा पाथ लिया, और आपके पास यहाँ पर एयर के कौन सी बच्चे ऐसी थिकनेस है, एयर की थिकनेस, एयर के अंदर एयर की वो विड्थ, एयर की लेयर की वो विड्थ जिसके अंदर इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, वो टी के बराबर है। मेरी बात को अभी भी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। क्लियर है? अगर आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी समझ में आती है तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूं तो इसके पैरेलल जितनी भी वर्टिकल लेंथ होगी वो भी किसके बराबर होगी, जरा बताओ जरा मुझे बच्चे, वो भी टी के बराबर होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। हाँ या ना? क्लियर है ये वाली बात की नहीं क्लियर? अभी भी नहीं क्लियर हुई? क्लियर अभी है भी सर। नहीं क्लियर? क्लियर अब बच्चा हमारे पास ये केस अब उसी वेज वाला केस बन गया। यहाँ पर अब नीचे λ/2 का पाथ डिफरेंस, क्योंकि नीचे आपके पास ग्लास है और ये बच्चे जो लाइट टकरा कर जा रही है वो डेंसर मीडियम से टकरा कर जा रही है। तो अब इसमें दो चीजें हुई, दो, एक तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, नंबर 1, और दूसरा बच्चे λ/2 का भी पाथ डिफरेंस है। तो ये सारा का सारा नीचे वाली वेव के अंदर हुआ, ऊपर वाली वेव के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है, तो बताओ, तो हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिव पाथ T आ डिफरेंस, जाएगा, ये 2T हमारे आ पास जाएगा। एक तो 2 म्यू टी है, यहाँ पर म्यू को हम बाद में 1 ले लेंगे, प्लस ऑफ बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, λ/2। ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है। जहां पे टी बच्चा हमारे पास वो ट्रैप, जो एयर वो ट्रैप कर चुकी है बच्चे, ये उसकी वैल्यू है। आपके मोबाइल फोन के अंदर जब एयर ट्रैप होती है तो आपको कलरफुल सर्कल नजर आते हैं, कभी देखें सर्कल, वो कभी देखें सर्कल, वो सर्कल जो आप देखते हो बच्चे, वो बेसिकली बच्चे हमारे पास यही है। जब आप अपनी कार को धोते हो, कार को बिल्कुल धो के सर्विस करवा के आते हो, तो कार के शीशे के ऊपर कभी आपने जो बिल्कुल साफ आता है 7 कलर देखे आपने उसके ऊपर, कभी कभी देखे 7 कलर कंसेंट्रिक, सब कुछ न्यूटन रिंग्स वगैरह सब वही चीजें बनती हैं। सिर्फ हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत मजा नहीं आता। अब एक और चीज है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, अब ये मेरे पास आ जाती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अब देखते हैं इसको करना कैसे। तो न्यूटन ने बोला कि मेरे पास यहाँ पर आपको कलरफुल रिंग्स नजर आनी चाहिए, और वो आती भी है। तो उसने बोला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट आपको कैसे नजर आएगी, ब्राइट आपको कैसे नजर आएगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमारे पास ये आ जाएगा 2 म्यू टी प्लस ऑफ λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा, और मेरे पास 2 म्यू इंटू टी एंड दिस इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस ऑफ λ/2, ये मेरे पास आ गया, एंड t इज इक्वल टू, फोकस करते जाना, मैं जो समझा रहा हूँ ना बेटा, ये समझने के लिए सही में बहुत ताकत चाहिए, झेलने के लिए बहुत ताकत चाहिए, ये हर बच्चा नहीं झेल पाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए मैक्सिमम टीचर इसको नहीं करवाते हैं, बोलते हैं कि जब बच्चा झेल ही नहीं पाएगा कल को आपके लिए बोलेगा अरे यार पता नहीं क्या करवाते रहते। इसलिए बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूँ, झेलने के लिए ताकत चाहिए, अगर तुम झेल गए तो बच्चा आप जैसा यहाँ पर कोई बच्चा बनेगा ही नहीं, यानी कि आपको वो सारी चीजें पता होंगी जो कि एक कंपटीशन के अंदर रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, n माइनस ऑफ हाफ, यहाँ पर लैम्डा, और यहाँ पर बच्चे 2 इंटू म्यू। ऑफकोर्स म्यू यहाँ पर मैं 1 लूंगा क्योंकि बीच में एयर को ट्रैप किया गया, तो ये म्यू मेरे पास 1 के बराबर, ये मेरे पास आ गया। लेकिन इसके अंदर करना क्या, बच्चा बोलता है सर करना क्या, मैं उसको बोलता हूँ देखो करना क्या। अब यहाँ पर जो आपको रिंग नजर आएगी, यहाँ पर जो चीज यहाँ हो रही है वो यहाँ पर भी हो रही है, और ये 3D में देखो तो ये चारों तरफ हो रही है, हाँ या ना, ये दो जगह पे थोड़ी ना हो रही है। आपका जो लेंस होता है वो कैसी बॉडी है, वो 2D है कि 3D है, तो 3D है। जो चीज इन दो कोनों पे हो रही है वो आगे और पीछे भी हो रही है, वो हर जगह पे हो रही है। तो यहाँ पर जब आप एक सर्कल में गोल घूमोगे तो आपको एक ब्राइट रिंग नजर आएगी। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको, मेरा पॉइंट आपको समझ में आया? कहने का मतलब ये चीज यहाँ पर भी होगी क्योंकि सेम चीज है, ये चीज सामने भी होगी जो दिखाई नहीं दे रही, जो
पीछे भी होगी, हर जगह पे पूरे आप गोल घूम जाए, लाइट तो चारों तरफ से गिर रही है ना बच्चे। आपके पास इस रिंग के अंदर लाइट क्या सिर्फ दो जगहों से गिर रही है कि हर जगह से गिर रही है? यहां से भी गिर रही है, आगे से भी गिर रही है, साइड से भी गिर रही है, पीछे से भी गिर रही है। तो यहाँ पर हर जगह पे क्या बन जाएगी बच्चे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो आपको क्या नजर आएगी? रिंग नजर आएगी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? मेरी Yes, बात को यहाँ पर इस वजह से बच्चे हमारे पास क्या होगा? इस वजह से हमको यहाँ पर क्या नजर आएगी? एक nth ब्राइट आपको रिंग नजर आएगी। यू विल गेट अ nth ब्राइट रिंग। मेरे को यहाँ पर nth ब्राइट रिंग नजर आएगी। सो ये मेरे पास यहाँ पर क्या? वी हैव द nth ब्राइट रिंग। मुझे nth ब्राइट रिंग नजर आएगी। पर हम तो ठहरे बच्चे, हमारे पास ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम ठहरे बच्चे पंगेबाज। अगर रिंग बन रही है तो क्या रिंग की शेप क्या होती है? सर्कल। तो सर्कल का कोई ना कोई रेडियस तो होगा, है या ना? होगा रेडियस? यस और नो? अब मुझे sir. इस रिंग का रेडियस चाहिए। मैं नहीं मानता, मुझे रेडियस चाहिए। अब nth ब्राइट रिंग का मुझे रेडियस कैसे मिलेगा? भैया सर आप तो बहुत प्रॉब्लम में डाल रहे हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप यहां पर ये कन्वेक्स आपने लेंस ले लिया, ठीक है बच्चे, और यहां पर मेरे पास ये ब्राइट रिंग बन गई बच्चे आपके पास, और ये थिकनेस आपके पास टी के बराबर है, और ये इसका रेडियस आ गया आपके पास आर के बराबर, ठीक। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा? जल्दी बता दो। ये आपके पास क्या होगा? आर। ये इसका रेडियस आ गया स्मॉल आर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ये रेडियस बन गया आर। तो मुझे अब nth ब्राइट रिंग का रेडियस चाहिए बच्चे, that will be termed as to be Rn। कैसे निकलेगा? मेरे को थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा और बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री आनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है? यस सर। ये बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर है? तो आप बोलोगे सर r माइनस टी। टी वो जहां पर कोई nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और ये बच्चे कैपिटल आर, ये r माइनस टी, और ये r। तो जल्दी बता दो मेरे पास r स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? r स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर अब r स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस ऑफ, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? r माइनस ऑफ टी का होल स्क्वायर। लग गया पता मैंने क्या किया? लग गया पता? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस अब सर। मेरे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ, R हाँ बेटा जी बोलो, बोलो बेटा बोलो। नहीं सर, समझ गया। चलो, n माइनस ऑफ हाफ इंटू लैम्डा, और यहां पर मैं 2/म्यू लिख रहा हूं बहुत जनरल एक्सप्रेशन के लिए, और इसका स्क्वायर। जब आप इसमें इसकी वैल्यू को डालोगे, हालांकि आप ओपन करोगे तो और भी अच्छा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आप इसको ओपन कर लेते हो और भी सिंप्लीफाइड वर्जन आ सकता है, जैसे आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि थिकनेस बहुत छोटी है तो इसको इग्नोर भी कर दिया जाता है, टीचर इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर प्लस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपके पास माइनस ऑफ टी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 इंटू आर इंटू टी। तो ये कैंसिल हो जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, देखो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, यहाँ पर आर एन को अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट ऑफ 2RT भी लिया जाता है। ये बच्चे लिख दिया। और फिर टी को बच्चे अब आप क्या लिखोगे? अब बताओ आप टी को क्या लिखोगे? आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो 2r इंटू एन माइनस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन बच्चे 2 इंटू म्यू। तो 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा। तो nth ब्राइट फ्रिंज का, nth ब्राइट रिंग का आपके पास रेडियस क्या होगा? n, r इंटू एन माइनस ऑफ हाफ इंटू लैम्डा अपॉन म्यू। ये बच्चे हमारे पास n है। और हाँ, इसमें टीचर रेशो भी पूछ सकता है कि उन दोनों के रिंग्स के रेशो क्या है। ये बच्चे अभी ब्राइट का केस है। क्या आपके पास nth ब्राइट केस आएगी तो उसके रिंग आपके पास क्या होगी? अब n की वैल्यू 1 से डालनी स्टार्ट कर दो। 1 डाल दोगे पहला आ जाएगा, 2 डाल दोगे सेकंड आ जाएगा, 3 डाल दोगे नेक्स्ट आ जाएगा। जरा वैल्यू डालकर ही देख लो। चलो कौन बच्चे बताएगा मुझे ब्राइट रिंग्स के रेडियस के रेशो? कौन बताएगा? यहाँ पर जो ब्राइट रिंग्स बन रही है, चलो देखते हैं किस बच्चे के अंदर थोड़ा सा हिम्मत है। अब म्यू को 1 ले लो, चलो यार 1 ले लेते हैं। चलो यार आपके साथ थोड़ी सी म्यू को मैं 1 ले लेता हूँ, थोड़ी सी आपके साथ हम रहम कर लेते हैं। तो चलो फटाफट पहला रेडियस क्या आएगा जरा बता दो।
एन की वैल्यू को 1 ले लो, बताओ। हाफ तो हाफ आर आर लैम्डा अपॉन 2। सेकंड बच्चे आपके पास क्या आएगा, रेडियस, बोलो शाबाश, अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, यहाँ पर 2 डाल दो, कितना आ जाएगा 3/2 आर लैम्डा लैम्डा आर। पे तो अब देख, अब इसकी रेशो कितनी आ रही है, बताओ जरा, इसकी रेशो कितनी आ रही है। तो इसकी रेशो 1 रेशो √3। अब नेक्स्ट रेशो क्या आ जाएगी, √5। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। टीचर ने तो क्वेश्चन पूछना है यार, उसको ये देखना है कि बच्चा कितनी दूर तक जा सकता है, उसे ये देखना। अब वो वहां तक चला गया जिस बच्चे ने कर रखा। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 आर लैम्डा अपॉन 2 एंड सो ऑन। तो ये ब्राइट रिंग्स की मेरे पास क्या आती जाएगी, रेशो। भाई थक तो नहीं गए हो, बताओ, मैं थक तो नहीं गए हो, नहीं सर, थक गए हो तो बता देना बच्चे मुझे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास एक केस और बचा हुआ। बताओ किसका केस बचा हुआ, बोलो शाबाश। डिस्ट्रक्टिव अभी तो डार्क रिंग्स का केस बचा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो चीज करवा रहा हूँ जिसको करने के लिए बच्चा दूर दूर भागता है, कोटा जाता है, ये करता है, वो करता है, ये कर लिया, वो कर लिया। जो बच्चा एम्स के लिए मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में आता है, नीट के अंदर आता है ये, आप मटेरियल उठाते हो, भाई यार ये तो सीधा सीधा रिजल्ट दिख रहा है, ये आ कैसे रहा है, आता ऐसे, इस तरीके से आता है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या आ गया, जल्दी बोलो काका जी। 2 म्यू टी प्लस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, मेरे पास अब हम यहां पर जर्नल ले लेते हैं, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। और जैसे बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको 2 म्यू टी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, n लैम्डा, और t इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन बच्चे हमारे पास 2 इंटू म्यू। अब मेरी कहानी तो पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब रेडियस ऑफ nth, रेडियस ऑफ द nth, रेडियस ऑफ द nth बच्चा हमारे पास यहाँ पे डार्क फ्रिंज। और इससे एक और चीज पता लगेगी, डार्क फ्रिंज, रेडियस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज। और देखना अभी मैं आपको जाते जाते एक ऐसा क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा जिसका आंसर आपको हैरान कर देगा। चलो, तो रेडियस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज क्या आ जाएगी, तो Rn मुझे पता है अंडर रूट ऑफ, ये तो जनरल केस आ गया, तो 2r और t की जगह अब मेरे पास क्या आ जाएगा, n लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू। तो ये कैंसल, म्यू को भी 1 ले लो, तो Rn इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ nr इंटू लैम्डा। n की वैल्यू 0 डालते, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो मुझे पता क्या लगता है, इसके सेंटर में हमेशा डार्क फ्रिंज बनेगी, इसके सेंटर पे हमेशा क्या बनेगी, डार्क स्पॉट बनेगा। इसकी जो सेंटर, बिल्कुल सेंटर के अंदर, आप इंटरनेट पे देखिए, इंटरनेट पे पैटर्न बने हुए, वहां पर बच्चे डार्क स्पॉट बनेगा, उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। और बच्चे अब मुझे बताओ कि डार्क स्पॉट के साथ साथ अब बताओ कि इसके रेडियस की रेशियो क्या क्या होगी, जरा बताओ। आपके पास रेडियस की रेशियो क्या होगी, आर लैम्डा, दूसरी रेशियो क्या होगी बच्चे बताओ, 2r लैम्डा, तीसरी आपके पास क्या हो जाएगी, बताओ शाबाश, अंडर रूट ऑफ 3r लैम्डा एंड सो। तो ये बच्चा हमारे पास इसकी रेशियो है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी रेशियो है। तो प्लीज इन सारी चीजों को आप कंपाइल करके रखना, भूलना मत, ये इंटरफेरेंस खत्म हुआ। लेकिन पॉइंट ये, अगर इस जगह पे मैं इस पैटर्न को नीचे से देखता फिर क्या होता, पॉइंट ये है। अब सोचना बच्चे कि यहाँ पर अगर इसी न्यूटन रिंग के अंदर मैं इसको नीचे से देखता तो क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता, वो चीज बच्चा आप सोचिएगा। लेकिन इंटरफेरेंस इतना है, डिटेल के अंदर इतना है, जो कि एक इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ता है, पूरा डेप्थ में जाकर पढ़ता है, उसके बाद बोलता है कि क्योंकि डायफ्रैक्शन है ही कुछ नहीं, पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन नहीं आता। सो दिस इज द इंटरफेरेंस। अब आप इसको रिवाइज करिए, बाकी जो चीजें हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।